गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम लोग कल मॉर्निंग में टेंसर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और हमने कहा था कि हम कुछ लेक्चर बनाएंगे और इन लेक्चर्स में पूरी किताब को जो है कंटेन करा देंगे। तो देखिए, कल तो कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट के कारण हमने मीट्रिक स्पेस का पहला लेक्चर बनाया। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर सारे पेपर्स का बनाइए। एक्चुअली बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस टेंसर में और इन सब में हैं नहीं कहीं, तो इसमें कुछ टाइम भी लगता है, टाइपिंग में भी टाइम लगता है। तो हम कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव हो उतना हम बना देंगे। बाकी कुछ आप लोग जिस तरह से हम इन क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं, आपको भी एक आइडिया होना चाहिए क्योंकि पूरी थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, तो आप भी सोच सकते हैं कि किन तरह से और किस प्रकार से नए नए क्वेश्चंस को जनरेट किए जा सकते हैं। तो आज हम लोग टेंसर के लेक्चर नंबर 2 में कुछ चैप्टर को एक साथ डिस्कस करेंगे, जैसे टेंसर अलजेब्रा, रीमैनियन मीट्रिक, क्रिस्टोफल सिंबल। आप इन तीनों टर्म से परिचित हैं, 3 चैप्टर्स में बुक में दिया हुआ है। टेंसर अलजेब्रा, अलजेब्रा का सीधा सा मतलब होता है, चाहे जब भी हम अलजेब्रा का डिस्कशन करेंगे कि टेंसर को जोड़ना होगा, घटाना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिसका यहाँ हमारे यहाँ स्टैंडर्ड नेम होगा, 2 का तो वही रहेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बाकी आप देखे होंगे कंट्रैक्शन नाम होगा, आउटर प्रोडक्ट होगा, इनर प्रोडक्ट होगा, कोसेंट लॉ होगा, है ना। तो ये टेंसर अलजेब्रा में पढ़ेंगे। रीमैनियन मीट्रिक, रीमैनियन मीट्रिक तो हम एक तरह से कहें तो पूरे टेंसर का हार्ट है, क्योंकि रीमान ने जो नई ज्योमेट्री यहाँ से शुरू की थी, रीमैनियन ज्योमेट्री, और रीमैनियन मीट्रिक के द्वारा हम जिस स्पेस का जिस स्पेस का स्टडी करते हैं या जिस ज्योमेट्री को हम लोग स्टडी करते हैं उसी को हम लोग जो है रीमैनियन ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप थ्योरी की क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए हम इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे और ना ही इसके जो है हम डीप में कहीं जाएंगे। बस इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्रिस्टोफल सिंबल, क्रिस्टोफल सिंबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ज्योमेट्री का, एक तरह से कनेक्शन का ये काम करता है और इसीलिए क्रिस्टोफल सिंबल भी बहुत ही फेमस टर्म है। क्रिस्टोफल एक जो है बहुत बड़े ये भी मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन कह रहा है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दो टेंसर का सेम रैंक और सेम टाइप का। अच्छा, रैंक और टाइप क्या होता है आप लोग जानते हैं ना, कि टेंसर का रैंक और टाइप क्या होता है, सभी लोग आई थिंक पढ़े होंगे, है ना। तो कह रहा है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है 2 टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड सेम टाइप का, वो क्या होता है। अ टेंसर हुज रैंक एंड टाइप आर डिफरेंट, मतलब जब 2 टेंसर का लीनियर कॉम्बिनेशन आप लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए, यहाँ पे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लेने का मतलब है, जैसे मान लिया कि आपके पास कोई एक टेंसर है टी समथिंग, मान लीजिए कोई भी हमने इंडेक्स इसमें बना दिया कि ये टेंसर आपका TABC है, ठीक है। तो आपका ये क्या है, 1,2 टाइप का है, ये कंट्रा वेरिएंट में और एक कोवेरिएंट में है। आपको एक दूसरा टेंसर ले लीजिए यस, और मान लीजिए कि ये भी आपका जो है इसमें कंट्रा वेरिएंट में है, यल है, यम है और यन है, ये दोनों सेम टाइप के हैं। तो कह रहा है इनका आप लीनियर कॉम्बिनेशन लीजिए। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ये है कि आप इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें किसी स्केलर बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है। यहाँ जोड़ने के प्लेस पर आप निगेटिव भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे स्केलर अगर आप निगेटिव ले लेंगे तो ऑटोमेटिक निगेटिव भी बन जाएगा। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन कहता है तो उसमें प्लस भी छुपा होता है, माइनस भी छुपा होता है। मतलब हमने क्या किया है कि इस क्वेश्चन को बनाते समय ध्यान दिया है, यही क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है, द सम ऑफ 2 टेंसर्स ऑफ सेम रैंक एंड सेम टाइप इज द डिफरेंस ऑफ 2 टेंसर्स ऑफ सेम रैंक एंड सेम टाइप इज। समझ गए ना बात। तो सम और डिफरेंस की बात कर रहा है जब लीनियर कॉम्बिनेशन है तो जैसे देखिए ए वाला टेंसर और ए जो टेंसर है ये दोनों सेम टाइप के हैं। तो कह रहा है इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो इससे जो बनने वाला जो नया टेंसर आएगा वो कैसा होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, टेंसर अलजेब्रा में पढ़े हैं कि 2 टेंसर को जोड़ा या घटाया तभी जाता है जब दोनों सेम टाइप के हों, सेम रैंक के हों। और ये भी आपने पढ़ा है कि इनके कॉन्सिक्वेंस से फलस्वरूप जो बनने वाला टेंसर होता है वो भी उसी रैंक और उसी टाइप का होता है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि टेंसर हुज रैंक एंड टाइप आर डिफरेंट, गलत कह रहा है क्योंकि बिल्कुल वैसा ही आता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कह रहा है टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड सेम टाइप, बिल्कुल सही है।
नॉट अ टेंसर, ये गलत है। हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन दो टेंसर का एक टेंसर होता है। स्केलर ऑलवेज, कभी कभी स्केलर हो सकता है, ऑलवेज थोड़ी होगा स्केलर, इसीलिए ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि द आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू कंट्रावेरिएंट वेक्टर ईच। देखिए आउटर प्रोडक्ट की एक खासियत होती है, कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब जैसे कि आप किसी भी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जैसे सपोज कर लिया हमने एक वेक्टर ले लिया ए और ये ले लिया आई जे के, ठीक है, और हमने कोई एक दूसरा वेक्टर और ले लिया इसी के साथ, यहाँ पर सपोज कर लिया कैपिटल बी एंड सपोज ए बी सी, और बी इंडेक्स आप चाहें तो लगा सकते हैं यहाँ पर। चलिए डी लगा दिया, यहाँ पे एक और इंडेक्स एल लगा दिया है ना, एक और एच लगा दिया। चलिए इन दोनों का आउटर प्रोडक्ट करते हैं। ये देखिए 1,2 टाइप का है। ऊपर वाला जो होता है वो कंट्रा होता है, कंट्रा को वो ऐसे लिखते हैं 1,2। ये बताता है कि कंट्रा में एक है और कोवेरिएंट में 2 है। और इसका क्या है आपका टाइप, ये कौन से टाइप का है, ये 3,3 टाइप का है। तो जब आप इसका आउटर प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो जो बनने वाला टेंसर होता है उसमें होता यह है कि ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा और ये सेकेंड वाला सेकेंड में ऐड हो जाएगा। मतलब बनने वाला जो एक नया टेंसर आएगा, सपोज कर लिया उसका नाम समथिंग टी है, उसमें ऊपर में इंडेक्स 4 लगा रहेगा, ऐसे यहाँ 4 इंडेक्स लगा रहेगा, 1 2 3 4 है ना, और नीचे वाले में 2 और 3 5 इंडेक्स लगा रहेगा। तो कितने टाइप का हो जाएगा ये आपस में जुड़ जा रहा है। मतलब ये आपका जैसे 1 और 3 होकर के 4 हो गया, और सेकेंड वाला कितना हो गया, 2 और 3 मिलकर के 5 हो गया। इस टाइप का आपका बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या मामला कह रहा है, कह रहा है कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर है या क्या होगा, यहाँ पे जरा देखा जाए। तो आप आउटर प्रोडक्ट समझते हैं, आउटर प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में ऐड होकर के एक नया टेंसर बना लेते हैं। चलिए तो कह रहा आउटर प्रोडक्ट दो कंट्रावेरिएंट वेक्टर का। कंट्रावेरिएंट वेक्टर जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए इसके भी ऊपर ही दिशा में केवल रहेगा, नीचे रहेगा नहीं। और वेक्टर कह रहा है, वेक्टर मतलब अब नीचे और कोई इंडेक्स नहीं होगा, बस एक ही होगा। एक ये मान लीजिए हो गया कंट्रावेरिएंट वेक्टर, एक और ले लीजिए यह हो गया कंट्रावेरिएंट वेक्टर। तो कह रहा है इसका आउटर प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा। अब बताओ जब आउटर प्रोडक्ट कराओगे, सपोज के लिए इसका इंडेक्स जे ले लिया, तो एक कोई नया टेंसर बनेगा ना, सपोज के लिए उसका नाम क्या होगा, सपोज के लिए उसका नाम सी आई जे होगा। तो बताइए कैसा टेंसर है, ये भी कंट्रावेरिएंट है, कितने आर्डर का, सेकेंड आर्डर का। तो कंट्रावेरिएंट टेंसर आएगा कितने आर्डर का, सेकेंड आर्डर का। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जैसे हम 2 कंट्रावेरिएंट वेक्टर लिए हैं, यहाँ पे कोई भी 2 ले सकता है। और आप समझ रहे हैं ना कि जब भी कोई 2 लेगा तो आपस में जब आउटर प्रोडक्ट निकालेंगे तो किस तरह का बनेगा, जैसा भी हमने बताया कि ऊपर वाला ऊपर वाले में और नीचे वाला नीचे वाले में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह से आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करा आफ्टर 2 कंट्रैक्शन द आर्डर ऑफ टेंसर इज रिड्यूस्ड बाई। 2 कंट्रैक्शन के बाद किसी टेंसर का आर्डर कितना रिड्यूस होता है। आपने पढ़ा होगा कंट्रैक्शन में कि आफ्टर 1 कंट्रैक्शन जो आर्डर होता है किसी भी टेंसर का वो रिड्यूस हो जाता है। कितना रिड्यूस हो जाता है आपने पढ़ा होगा, 2 रिड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद आपको एक थ्योरम पढ़ाया गया होगा, अच्छा 2 रिड्यूस हो जाता है तो 2 कहाँ रिड्यूस होता है, तो आपने ये पढ़ा होगा एक कोवेरिएंट में रिड्यूस हो जाता है और एक कंट्रावेरिएंट में रिड्यूस हो जाता है। यही ना आपने पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि जब भी किसी टेंसर को हम कंट्रैक्ट करते हैं तो उसका आर्डर 2 कम हो जाता है अपने ओरिजिनल टेंसर की तुलना में, है ना। तो इन जनरल अगर वो टेंसर ऐसा कंट्रैक्ट करने के लायक है तभी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर ज़रा सोचिए, कह रहा है कि कोई टेंसर है और इसको आप 2 बार कंट्रैक्ट करा रहे हैं। एक बार कंट्रैक्शन कराने से आर्डर 2 कम होता है, एक कंट्रा में और एक को में। तो सोचिए 2 बार कंट्रैक्शन कराएंगे तो आर्डर कितना कम होगा, 4 कम होगा ना। एक बार में 2 कम होता है तो 2 बार में 4 कम होगा, 2 कंट्रा में कम होगा और 2 को में कम होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन क्रानकर डेल्टा इज कंट्रैक्टेड इन 2021 डायमेंशनल स्पेस। जैसे आप 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन पढ़ते हैं ना, हम इन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ा हमने कोई भी एक नई वैल्यू ले लिया, ताज़ा क्वेश्चन बना दिया कि जो क्रानकर डेल्टा है अगर इसको कंट्रैक्ट किया जाए। कंट्रैक्ट करने का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। कंट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे आपका एक क्रानकर डेल्टा है ना, ये आई और जे को दोनों इंडेक्सेस को बराबर कर दीजिए तो 1 कंट्रैक्शन हो जाएगा। तो कह रहा है कि आप इसका कंट्रैक्शन कराइए और कहाँ कराइएगा, 2021 डायमेंशन के स्पेस में, एक ऐसे स्पेस में जिसका डायमेंशन 2021 होगा।
आप जानते हो कि ये जो इंडेक्स आई और जे होता है ये 1 से n तक वेरी करता है अगर n डायमेंशन में बात हो। तो अगर 2021 डायमेंशन में बात कर रहा है तो आई और जे कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर 2021 तक। तो कह रहा है कि क्रांकर डेल्टा को जब आप कंट्रैक्ट करोगे तो कह रहा है कि जो क्या स्केलर ये यील्ड करेगा, देन इट यील्ड्स अ स्केलर वैल्यू इक्वल टू, तो स्केलर वैल्यू कितनी आएगी जरा देखते हैं। देखिए आप कंट्रैक्शन करोगे तो होगा क्या, आई और जे को बराबर कर दोगे तो दोनों साइड में आई और आई हो जाएगा। अच्छा मामला कहाँ चल रहा है, 2021 डायमेंशन में, तो आई को वेरी कराओ, कितने बार वेरी करेगा, पहले हो जाएगा 1 प्लस लगेगा, प्लस क्यों लगेगा क्योंकि आइंस्टीन समेशन छुपा है। फिर आपका हो जाएगा कितना, क्रांकर डेल्टा 2 ऐसे प्लस प्लस करते करते आप कहाँ तक लिखेंगे, डॉट 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 प्लस लिखेंगे आप, लास्ट में आप लिखेंगे क्रांकर डेल्टा 2021 और नीचे भी आपका रहेगा कितना 2021, ठीक है। अच्छा अब आप सभी लोग ये जानते हैं कि क्रांकर डेल्टा की वैल्यू ये सब 1 बनेगी ना, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम है, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो टोटल कितनी बार 1 1 1 प्लस में लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 रहेगा है ना, इसकी भी वैल्यू क्या बन गई 1 बन गई, और प्लस ऐसे डॉट डॉट सो ऑन, लास्ट वाले की भी वैल्यू कितनी बन गई, लास्ट वाले की भी वैल्यू 1 बन गई। 1 कितनी टाइम्स लिखा है, ये टोटल आपकी जो है 2021 कॉपी है तो टोटल जोड़ेंगे तो 2021 आ जाएगा है ना, तो आपका कितना आया 2021। इसका मतलब जब आप इसको कंट्रैक्ट कराएंगे 2021 डायमेंशनल स्पेस में तो आपको एक स्केलर देगा जिसकी वैल्यू 2021 आएगी। आप इस बात को समझ लीजिएगा कि क्रांकर डेल्टा दिया रहेगा और यहाँ जितने डायमेंशन में दिया रहेगा n दिया रहेगा तो आपका आंसर n आएगा, ठीक है, या जो भी वैल्यू दिया रहेगा उतना आंसर आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट बताइए। कह रहा है जो इनर प्रोडक्ट होता है कोवेरिएंट और कंट्रा वेरिएंट वेक्टर का दोबारा एक कोवेरिएंट वेक्टर आता है इनर प्रोडक्ट, बिल्कुल गलत भैया। इनर प्रोडक्ट आप अगर आप करेंगे तो सोचिए, इनर प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हैं पहला वेक्टर क्या ले रहा है कोवेरिएंट, तो कोवेरिएंट मतलब मान लीजिए कि उसने ये लिया AI लिया, और दूसरा क्या लिया कंट्रा वेरिएंट कह रहा लेने के लिए, चलिए दूसरा आप ले लीजिए BJ, ठीक। आपको इनर प्रोडक्ट कराना है ना, तो इनर प्रोडक्ट कराने के लिए आप जानते हो इन दोनों को कंट्रैक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रैक्शन से ही होता है इनर प्रोडक्ट। जब कंट्रैक्ट कराओगे तो ऐसे सिचुएशन में देखिए एक को में एक कंट्रा में दोनों खत्म होकर के एक स्केलर बन जाएगा, बस ऐसे समझिए कि क्या बन जाएगा, इस स्केलर इनवेरिएंट बन जाएगा, कभी दूसरा टेंसर नहीं बनेगा, चूंकि इन दोनों को आप सेम करेंगे तो कंट्रैक्ट करके एक स्केलर बन जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा, समझ रहे हैं बात। तो इसी कारण से यहाँ पे कह रहा है जो कोवेरिएंट वेक्टर होगा ये गलत होगा। फिर कह रहा है द इनर प्रोडक्ट ऑफ ए कोवेरिएंट एंड कंट्रा वेरिएंट वेक्टर, ये मिक्स्ड टेंसर, ये भी गलत है, बिकॉज आप इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना, तो दोनों को आई और आई करेंगे तो ये स्केलर आएगा, अभी हमने बताया, तो मिक्स्ड टेंसर भी नहीं आएगा। इनर प्रोडक्ट ऑफ कोवेरिएंट एंड कंट्रा वेरिएंट वेक्टर, ये स्केलर इनवेरिएंट, इट इज ए करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि अगर ए जो है ARST, ये जो है ऐसे फंक्शन है ARST का, फिर ये कह रहा है कि B मतलब ये जो है फंक्शन है इन द सेंस, मतलब ए कोई टेंसर है और RST में टेंसर है, मतलब RST इंडिसेस लगे होंगे ऊपर नीचे कहीं लगे होंगे, कुछ मालूम नहीं है, बस ये मालूम है कि RST इंडिसेस जो है ए के ऊपर लगे होंगे, कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा, अननोन सा है यह, मतलब यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये आपका अननोन है, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। अच्छा फिर कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है वेयर CR कंपोनेंट ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर, इसके बारे में लोग बता दीजिए कि ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, ठीक। BST कह रहा है कंपोनेंट है आर्बिट्ररी कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर का, ये भी मालूम है कि ये आपका आर्बिट्ररी टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का, इसके भी बारे में मालूम चल गया। अच्छा अब कह रहा है कि ए के बारे में पता लगाइए, बताइए ए कैसा रहा होगा, हम आपको बता रहे हैं कैसे आप चेक करेंगे कैसा रहा होगा। देखिए यहाँ से कोसेंट लाता है, आप जानते हैं कि अगर एक टेंसर अननोन है जिसके बारे में यह टेंसर अभी हमको नहीं मालूम है टेंसर है कि नहीं है, अगर ये अननोन क्वांटिटी है और ये कोई टेंसर है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर अगेन टेंसर आ गया तो गारंटी ये भी एक टेंसर होता है, एक कोसेंट ला कहता है, एक कोसेंट ला पे ही आधारित प्रश्न ही है। अब देखिए कैसे चेक करेंगे इसका आर्डर क्या होगा, ये कंपोनेंट इसके कैसे होंगे, कैसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिए। ये बनने वाला आपका क्या है, ऊपर की दिशा में आया है तो समझ लीजिए कि ए के ऊपर 1 रहेगा इंडेक्स, ठीक है, मतलब आर को मान लीजिए यहाँ पे आर जो है ऊपर की दिशा में रहेगा, यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा फिर अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है BST लिखा हुआ है,
तो अब देखिए आने वाला जो है केवल ऊपर लिखा है, इसमें नीचे तो कोई इंडेक्स बना नहीं है। अर्थात जब आपने आर यहाँ पे लिख दिया है एक ऊपर की दिशा में, एक होने के कारण यहाँ पर, तो अब नीचे की दिशा में नहीं कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे नहीं कुछ बना है। समझ रहे हैं बात, मतलब यहाँ नीचे अब नहीं कुछ बनना चाहिए। इसके लिए ये वाला गड़बड़ करेगा ना, तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको एस टी को नीचे लिखना पड़ेगा। आप एस टी को नीचे लिख दीजिए तो ये इससे एडजस्ट हो जाएगा, समझ गए, और इससे एडजस्ट हो जाएगा तो आपका ये बन जाएगा। आप इस बात को समझिएगा, चूँकि इसको डेरिवेशन करेंगे तब जो है स्टैंडर्ड ढंग से आएगा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से। यहाँ पे हम आपको मोटी मोटा बस केवल बता रहे हैं कि आप ऐसे एग्जाम में कर पाएंगे तो क्वेश्चन निकाल पाएंगे, अदरवाइज इसको अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेंगे तो आसानी से बता देंगे कि ये किस टाइप का होगा। तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि जैसे अननोन था ना, तो आप यहाँ देख लीजिए कि ऊपर एक इंडेक्स लगा है, तो समझ जाइए कि इसके ऊपर एक इंडेक्स लगा होगा। अच्छा, ये बी एस टी का रोल नहीं है, इधर आप देख रहे हैं, तो इसको गायब करने के लिए ए के नीचे आप लगा दीजिए एस टी को, समझ गए, क्योंकि ये नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा मामला। तो इससे आप कंफर्म बता देंगे, इससे कंफर्म हो गया ना कि इस टाइप का निकला, एक ऊपर लगाना पड़ेगा और दो नीचे, तो 1 2 टाइप का हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ जी आई जे एंड जी आई जे कितना होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसकी वैल्यू कितना होता है, फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर है, बड़ा यूजफुल है, और नहीं पढ़ा होगा तो याद कर लीजिए इसकी वैल्यू एन होती है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू एन होती है। नेक्स्ट, द फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर जी आई जे, द फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर जी आई जे इज, आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे दुनिया का कोई भी टेंसर हो, आप उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। जब आप इस आर्टिकल को पढ़े होंगे रीमानियन मेट्रिक में तो आपने ऐसा देखा होगा। फिर आपने देखा होगा जब जी आई जे को दो हिस्सों में आप तोड़ तोड़ के लिखे होंगे तो आपने एक खास बात देखा होगा, इसका जो सिमेट्रिक पार्ट है वही केवल कंट्रीब्यूशन करता है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट इसका किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। आप चाहे तो टेंसर के बुक में रीमानियन मेट्रिक वाले चैप्टर में देख सकते हैं, इस बात को डिस्कस किया गया है। मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए कंफर्म कर दिया गया कि जी आई जे जो मेट्रिक है ना, जो जी आई जे जो मेट्रिक है ना, ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक होता है अपने नीचे के दो इंडिसेस में। तो आपका आंसर क्या होगा, सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता है, सिमेट्रिक होता है। कह रहा है सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ना तो सिमेट्रिक ना ही स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा भी नहीं होता। समझ गए बात। अच्छा देखिए, जी आई जी को जब आप तोड़ेंगे तो दो हिस्सों में टूटता है, आधा हिस्सा सिमेट्रिक आधा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक का कोई रोल नहीं है, इसीलिए पूरा पूरा सिमेट्रिक होगा, समझ गए। और वैसे भी आप सभी लोग जानते भी होंगे कि फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर सिमेट्रिक होता है सेकेंड ऑर्डर का कोवेरिएंट में। फिर कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, है ना। अब इसकी वैल्यू जरा देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप क्या करिए, इसका अंदर करिए मल्टीप्लाई। अभी अभी आपने पढ़ा है कि ये ऊपर का दोनों इंडेक्स अगर सेम रहे, अभी आप यहाँ देख भी सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एन होती है। तो ज़रा सोचिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी एच जे का जी एच जे में, तो वैल्यू क्या आएगा, एन आएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख रहे हैं, ज़रा देखिए, ये वैल्यू एन आ गया, और बगल वाली वैल्यू इसका इसमें अभी मल्टीप्लाई होगा, तो आपका ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये वैल्यू हो गया, ये बगल वाली वैल्यू क्या बची है इसके सामने, जी आई एंड के, ये ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई होकर के एन हो गया और ये बन गया माइनस। अब देखिए जी एच जे है यहाँ पे और यहाँ पर जी एच के है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। जी एच जे है और यहाँ पर जी एच के है। देखिए यहाँ पे एच ऊपर है और यहाँ पर एच नीचे है, ठीक। ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ये जो जी एच जे है और जो यहाँ पर देख लीजिए अलग से कहीं पे ऐसे है ना, जी एच जे, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है जी एच एंड के। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो सेम वाला है ये ख़त्म हो जाएगा, और इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो वैल्यू बनती है क्रानकर डेल्टा जे के। आपने ऐसा पढ़ा भी होगा, है ना, बुक में। इसकी वैल्यू बनती है क्रानकर डेल्टा जे के। तो सोचो कि अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्रानकर डेल्टा क्या बनेगा, जे के बनेगा ना। अच्छा, यहाँ पे क्रानकर डेल्टा बन गया आपका कितना, जे के, ठीक। और ये आपका हो गया कितना, जी आई एन जे। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सोचिए कि क्रानकर डेल्टा जे के की वैल्यू 1 कब होगी, जब जे इक्वल टू के हो, अर्थात जे की जगह के रख दिया जाए तब ये 1 बन जाएगा। अच्छा, जब जे की जगह आप के रखेंगे तो आपका ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा एन एंड जी आई के, ठीक।
एंड आफ्टर माइनस साइन के बाद कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा कितना, जी आई के, ठीक है। और दोनों में जी आई के आप कॉमन ले लीजिए तो आपका n-1 सामने आ जाएगा और आपका ही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा। आप लोग पढ़े हैं इसकी वैल्यू, सबको मालूम है। आप क्या करिए, इन दोनों का एक क्रिस्टॉफल सिंबल जो फर्स्ट काइंड लिखा है, इन दोनों की वैल्यू लिख दीजिए। आई थिंक हमें लगता है कि सबको मालूम होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है। के आई जे का वैल्यू कितना होता है, के आई जी का वैल्यू जो है आप सभी लोग पढ़े होंगे, इसकी वैल्यू होती है हाफ, और फिर इसके बाद होता है डेल्टा जी, और फिर आप याद करने का तरीका सीखे होंगे कि आई के पहले लिखते हैं, पहले आई के इसके नीचे यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका बन गया आई के, और ओवर आप इसका लिखेंगे कितना, डेल ओवर डेल एक्स जे, ठीक। और फिर आप प्लस लगाएंगे और फिर ये बन जाएगा आपका डेल्टा जी। अब यहाँ पर देखिए ये आपका जे के बनेगा, तो ये आपका हो गया कितना, जे के, और अपान आपका हो जाएगा कितना, डेल ओवर डेल एक्स आई। हालांकि अपान नहीं पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन है, डेल जी जे के ओवर डेल एक्स आई, माइनस क्या हो जाएगा आपका, डेल जी। अब आप जानते हैं कि जब इन दोनों को साथ लेते हैं आई और जे को, तो आपका क्या बन जाता है यहाँ पे, तब माइनस साइन सामने लगा रहता है, और ओवर क्या हो जाएगा आपका डेल एक्स के। ये आपका फार्मूला होता है इसका, सबको मालूम है। सिमिलरली आप इसका भी फार्मूला लिख दीजिए, जैसे आपने इसका लिखा वैसे ही आप इसका भी लिख दीजिए, आई जे के का भी लिख दीजिए। और जब दोनों आप फार्मूला लिख लीजिएगा तो दोनों को आप जोड़ दीजिएगा। इसका फार्मूला आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाफ, और फिर आप यहाँ पर अंदर लिखेंगे डेल्टा जी। अब इस बार आप किसको लिखेंगे, जे और आई को पहले लिखेंगे, तो आप यहाँ पर आप बना दीजिए जे, और साथ में बगल में क्या बना दीजिए आई, और ओवर हो जाएगा आपका डेल एक्स के, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट प्लस के बाद आप क्या लिखेंगे, प्लस के बाद आप ऐसे लिखिए, के और आई को कर दीजिए इस बार, तो यहाँ पे आप करेंगे के एंड आई, और आफ्टर नीचे कितना हो जाएगा, जो इंडेक्स बचा है जे वाला। अब आपको मालूम है कि हम माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि जे के को साथ लेकर के चलेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा जी एंड जे के, है ना। तो और अपान कर देंगे आप कितना, डेल एक्स आई। एक्चुअली मैं कीपैड से लिख रहा हूँ, लैपटॉप के पैड से नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। सो अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका कुछ टर्म कटता हुआ नज़र आएगा, प्लस माइनस वाला आप देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए हाफ, यहाँ देखिए हाफ आई जे और डेल एक्स के है ना, यहाँ पे जी आई है, ये सिमेट्रिक होता है, आई जे और जी आई बराबर ही माना जाता है, तो यह टर्म इससे कट जाएगा। यहाँ देखिए अब इसके बाद और कोई टर्म यहाँ पर देखिए जे के लिखा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ भी जे के लिखा है, तो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, ठीक। बचेगा कौन, हाफ आई के यहाँ पे है और यहाँ पे की आई है, दोनों आपस में मिल जाएगा, यहाँ भी हाफ है यहाँ भी हाफ है, तो हाफ हाफ 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, कि आई ऊपर रहेगा और जे नीचे रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर है ना आई के और जे नीचे, तो ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ क्रिस्टॉफल सिंबल इन n डायमेंशन इज। आपने इसको पढ़ा होगा कि क्रिस्टॉफल सिंबल में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट की संख्या कितनी होती है, और इस आर्टिकल को आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी किया होगा, और एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी मानी जाती है। तो सोच के बताइए कितना होता है इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, कितना होता है। आप जानते हैं जो क्रिस्टॉफल सिंबल बनता है वो GIJ से ही तो बनता है ना। और आप जानते हैं कि GIJ जो होता है वो कंपोनेंट होता है सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर का, और सिमेट्रिक होने के कारण उसका जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, GIJ का नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होता है n+1/2। लेकिन जो क्रिस्टॉफल सिंबल जब आपका बन रहा है IJ के, तो सोचिए इस क्रिस्टॉफल सिंबल का जो भी आपका टर्म बन रहा है ना, इसके टर्म में समथिंग, जब आप फार्मूला हमने यहाँ पर देखिए बैक में लिखा है, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लिखा है ना इस क्रिस्टॉफल सिंबल का, तो देखिए GIJ से ही बन रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन होने के बाद बन रहा है। और देखिए आप सोच रहे होंगे सारे टर्म का योगदान होगा, नहीं। आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना, टेंसर अलजेब्रा,
तो इसमें किसी एक को देखिए, उसी से पता चल जाएगा कुल कितना इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होगा। अब यहाँ देखिए इस टाइप का होता है यह, तो सोचिए इसके पास n+1/2 होते हैं, तो उसका एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, तब क्या हो जाएगा। आप चाहें तो इसको टेंसर की बुक में भी देख सकते हैं, क्रिस्टॉफल सिंबल वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें गारंटी है कि इसमें क्या होगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इसका जो कंपोनेंट बढ़ेगा n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n² n+1/2 हो जाएगा। समझ गए हैं बात। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। मतलब बस यूँ समझिए कि जो सिमेट्रिक में होते हैं ना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, उसी में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्रिस्टॉफल सिंबल में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ ए क्रिस्टॉफल सिंबल इन 2 डायमेंशन इज। 2 डायमेंशन में कुल कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं। अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा है कि n डायमेंशन में क्रिस्टॉफल सिंबल के पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट की संख्या n² × n+1/2 होती है। अभी अभी हमने आपको बताया। अब 2 डायमेंशन में बात कर रहा है, तो जहाँ n है वहाँ पे आप 2 रख दीजिए, तो आप देख लीजिए आंसर कितना आएगा। आप यहाँ पर देखिए, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट चूज करना है तो पहले आप इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर दीजिए ताकि गलती ना हो, ठीक है। कह रहा है क्रिस्टॉफल सिंबल आर नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अ टेंसर। ये हम लोगों ने प्रूव किया है, ठीक है। ये तो करेक्ट है कि क्रिस्टॉफल सिंबल टेंसर का कंपोनेंट नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा डेरिवेशन के टाइम थ्योरी में कि इसमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाता है, इसी कारण से नहीं होता है। कह रहा है फिर क्रिस्टॉफल सिंबल पजेज ग्रुप प्रॉपर्टी। क्रिस्टॉफल सिंबल ग्रुप प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये भी आपने प्रूव किया है। क्रिस्टॉफल सिंबल आर कंपोनेंट ऑफ ए टेंसर, ये तो गलत कह रहा है, और यही गलत ही ढूंढना है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाला ऑप्शन सही है, क्रिस्टॉफल सिंबल ग्रुप प्रॉपर्टी को पजेज करता है। आप इस रिजल्ट को याद कर लीजिए, इससे दूसरा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्रिस्टॉफल सिंबल कंपोनेंट नहीं होता है टेंसर का, ये भी रिजल्ट याद कर लीजिए। देखिए जब इनकरेक्ट पूछता है ना, तो समझ लीजिए जब भी कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो आपको 3 बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं। जो गलत है उसके सिवाय 3 तो सही रहता है ना, तो 3 रिजल्ट आपको याद हो जाता है उससे। तो अब यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है एनी कोवेरिएंट टेंसर कैन बी रिटेन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेम ऑर्डर। ये भी ऐसा होता है, सही है। तो आपको इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट यही है। क्या इनकरेक्ट है कि क्रिस्टॉफल सिंबल कंपोनेंट ऑफ टेंसर होता है, एक गलत है, इसीलिए सही है, ठीक है। चलिए, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब इसके बाद का चैप्टर डिस्कस करेंगे। आप लोग देखेंगे इसके बाद में कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, जैसे रीमानियन मेट्रिक और क्रिस्टॉफल सिंबल के बाद आपका जो चैप्टर आएगा, अब हम लोग आएंगे कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन पर, रिक्की लेमा पर, कर्वेचर पर। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म में यही पढ़ेंगे, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, कर्वेचर टेंसर एंड रिक्की लेमा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों आप लोगों को हम एक बात बताना चाहते हैं, जब हम कल की क्लास पढ़ा रहे थे तो उसमें एक जगह एक टर्म आया हुआ था, जब हम लोग पढ़ रहे थे मेट्रिक स्पेस, तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट आया था ना, ट्रू स्टेटमेंट इज। तो हमने वहाँ पे बोला था ये फाइनाइट सेट कैन बी ओपन, कभी नहीं हो सकता है। और हम आप ऑडियो सुनेंगे तो हमने एक्सप्लेन भी किया, फाइनाइट सेट कभी ओपन हो ही नहीं सकता है। लेकिन गलती से टिक हमने यहाँ पे मार दिया था बोलते हुए, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, ये गलत है। कोई भी फाइनाइट सेट कभी ओपन नहीं हो सकता है। कल भी हमने इस बात को बताया था, लेकिन टिक गलत मारा था। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट था, ठीक है। सो थैंक्स स्टूडेंट, आप लोग जो है बढ़िया से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।